अगर तुम क्लास 9th और क्लास 10th के ऐसे स्टूडेंट हो ना जिसके हाफ ईयरली एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम का जो पेपर है वो मैं आपका पूरी तरीके से लीक करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हर सब्जेक्ट के नहीं बल्कि मैं आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो हर स्कूल के हाफ ईयरली पेपर के अंदर पक्का पूछे जाते ही जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया, टॉपर ऑफ क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th। आज के इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे टाइटल और थंबनेल देख के कि भैया क्या हमारा हाफ ईयरली का पेपर लीक हो गया है। हम तो क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या हमारा हाफ ईयरली का पेपर सच में लीक हो गया है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दूंगा जिससे तुम अपना हाफ ईयरली का पेपर खुद से लीक कर सकते हो। यस, आज मैं आपको पेपर लीक नहीं करके दूंगा बल्कि मैं आज आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा हर सब्जेक्ट के जिससे तुम अपना हाफ ईयरली का पेपर खुद से लीक कर पाओगे। लेकिन यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं। ये सेम चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि दोस्त अपना ना माइंडसेट बना लो। अभी ना बहुत सारे बच्चों का ना पढ़ने का माइंडसेट ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना अभी ये सोच रहे हैं कि भैया हमारे ना हाफ ईयरली एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके हैं, अभी तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर तुम ऐसे नेगेटिवली सोचोगे ना तो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम हमेशा खराब ही जाएंगे। तो पॉजिटिवली सोचो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स भी दूंगा। लेकिन इन चीजों का ना कोई फायदा नहीं है अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे। तो प्लीज मेरे को जल्दी से पहले तो यार एक प्रॉमिस करो, कमेंट लिखो, यस भैया आप इस वीडियो में जितनी चीजें बताओगे ना सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। ये प्लीज मेरे को एक प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लियर एवरीवन? चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा, साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में आप देख सकते हो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में मैं आपको क्लास 9th के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप है ना वीडियो को रोक के इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे आपका बेकिंग सोडा हो चाहे आपका वॉशिंग सोडा हो, इन दोनों टॉपिक में से आपका पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो तुम्हारे स्कूल के अंदर हाफ ईयरली का पेपर होगा ना, उस पेपर के अंदर 90% जो पेपर होगा वो आपका इन्हीं टॉपिक में से आने वाला है। तो ये टॉपिक आपको हर हाल में करने ही करने हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आपका सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन आपको इस चैप्टर के बस ये टॉपिक करने हैं। अगर आप इतने टॉपिक कर लोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारा ये चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक रूल पता होगा ना, 20-80 वाला रूल। उस रूल में क्या होता है कि तुम्हारा जो 80% पेपर होता है ना, वो आपके 20% सिलेबस से बनता है। तो आपको ना पूरा सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम सिर्फ अपना जो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर तुम उतना भी करके चले जाओगे ना, तो तुम्हारे पेपर के अंदर 80% मार्क्स तुम्हारे बड़े आराम से आ जाएंगे। तो मैं तुम्हें जितने टॉपिक बता रहा हूं बस तुम्हें इतने करने, चाहे तुम्हें ना वीडियो को पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक तुम्हें हर हाल में करने ही करने। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। चाहे तुम्हारा रिफ्लेक्स आर्क वाला क्वेश्चन हो चाहे तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन वाला क्वेश्चन हो, जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स के चैप्टर की। तो चाहे आपका लाइट वाला चैप्टर हो चाहे आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर हो, दोनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अब बात करते हैं क्लास 9th की। लेकिन जो 10th वाले है ना, इसको स्किप मत करो। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको जो 9th के टॉपिक बताऊंगा ना, ये प्लीज 10th वाले बच्चे भी देखना और प्लीज अपने जूनियर्स को बताना कि जितने मैं आपको 9th के टॉपिक बता रहा हूं ना, क्या ये सेम सवाल आपके 9th क्लास में आए थे? अगर आए थे ना तो प्लीज अपने जूनियर्स को बताना, ताकि जूनियर्स को ना गौरव भैया पे भरोसा हो जाए। ठीक है, तो अब देखो पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग वाला चैप्टर। अब मेरे को जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारे 9th क्लास में, मैं अभी 10th वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, जब तुम 9th में थे तो क्या तुम्हारे 9th में चाहे हाफ ईयरली का पेपर हो चाहे तुम्हारा फाइनल पेपर हो, उस पेपर के अंदर क्या तुम्हारा डिफ्यूजन या फिर तुम्हारा इवापोरेशन, इन टॉपिक में से सवाल आया था? याद करो, पक्का आया होगा, क्योंकि इवापोरेशन पे हमेशा सवाल पूछा जाता ही जाता है। चाहे तुम्हारा दूसरा चैप्टर हो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें ये बताओ क्या इसमें कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में से न्यूमेरिकल आया था? यस, बिल्कुल आया था। सॉल्यूशन में आपको सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी थी। यस, आया था ना? बिल्कुल आया होगा। अब देखो अगला चैप्टर आपका बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल वाला चैप्टर है। अब मेरे को जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारा सेल डिवीजन वाला क्वेश्चन आया था? क्या तुम्हारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, क्या वो तुम्हारे 9th क्लास में पूछा गया था? यस, अगर पूछा गया था तो प्लीज कमेंट करके बताओ अपने जूनियर्स को कि यस गौरव भैया जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ना, ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है।
अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो तुम अगर इतने टॉपिक भी कर लोगे ना भाई साहब, मोर देन इनफ है। तुम्हें पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यार, सिर्फ आपको इतने टॉपिक पढ़ने। क्लियर? अगला चैप्टर आपका टिश्यू वाला चैप्टर, इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो। इसके बाद आपके फिजिक्स के चैप्टर की बात करें तो मोशन, मोशन के अंदर आपकी जितनी भी इक्वेशन है ये सारी क्या तुम्हारे पेपर के अंदर पूछी गई थी? क्या तुम्हारी मोशन की इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आए थे? बिल्कुल आए होंगे। तो प्लीज कमेंट करके बताओ अपने जूनियर्स को कि यस, ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ये आपके हाईली इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं। क्लियर एवरीवन? अगला चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें क्या तुम्हारा ये जो सेकंड लॉ है जिसमें आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, क्या आपका इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था पेपर के अंदर? बिल्कुल पूछा गया होगा। तो ये टॉपिक आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ना साइंस के इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप ध्यान से सुनना, राइटिंग प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट। यस, बहुत सारे बच्चे है ना, बहुत सारे बच्चों को ये गलत फहमी है, वो ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ ना साइंस को पढ़ लूंगा ना तो नंबर आ जाएंगे। साइंस में सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं आते, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल है उनको प्लीज खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, सिर्फ है ना बुक के अंदर अच्छा ये न्यूमेरिकल है, अच्छा इसका सॉल्यूशन ऐसे हुआ है, उसको ना पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल खुद से सोल्व करने का ट्राई करो। जब तक तुम न्यूमेरिकल अपने हाथों से सोल्व नहीं करोगे ना पेपर के अंदर सोल्व नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? पहले कंसेप्ट को समझो और जितने भी तुम्हारे न्यूमेरिकल है उनकी खुद से प्रैक्टिस करो। चाहे तुम्हारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारे डायग्राम वाले क्वेश्चन है, चाहे तुम्हारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, प्लीज उनके ना लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है, सोल्व 10 न्यूमेरिकल्स डेली, जिसमें कैलकुलेशन भी आपको खुद से करनी है और जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे ना वो आपको स्टेप वाइज सोल्व करने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब है ना प्रैक्टिस करेंगे ना तो न्यूमेरिकल है ना बस फटाफट सोल्व कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में सोल्व करने की बात आती है ना वहां पे आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल स्टेप वाइज सोल्व करना है। क्योंकि पेपर के अंदर जो आपकी नंबरिंग होती है, जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपको स्टेप वाइज मिलते हैं। पेपर में अगर तुम है ना न्यूमेरिकल मान लो सोल्व कराए, तुम्हारा आंसर भी सही है, लेकिन अगर तुमने वो न्यूमेरिकल स्टेप वाइज सोल्व नहीं कराए, मान लो वो न्यूमेरिकल तुम्हारा 3 स्टेप का है और तुमने उस न्यूमेरिकल को 2 स्टेप में सोल्व कर दिया, तो तुम्हारे को कम नंबर मिलेंगे। ये समझो कि पेपर में आपको जो मार्किंग होती है ना वो आपकी स्टेप वाइज होती है। तो अभी से है ना अपनी प्रैक्टिस के अंदर वो आदत डाल लो कि तुम्हें न्यूमेरिकल किस तरीके से सोल्व करने हैं, स्टेप वाइज सोल्व करने हैं। और बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी बुक के अंदर तो लिमिटेड न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन मैं आपको ना आज एक ऐसी बुक सजेस्ट करूंगा जो बुक खुद मैंने पढ़ी है और वही सेम बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एंड दैट बुक इज ओसवाल क्वेश्चन बैंक। इस बुक के अंदर तुम्हारी जो न्यूमेरिकल्स की क्वालिटी है, चाहे तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते होंगे इस साल तुम्हारे पेपर के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। चाहे तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे सिलेक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे चाहे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना जो तुम्हारे इस साल पेपर में आने वाले हैं, ये जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। और मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, देखो यार मैंने भी ना खुद बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन के क्वेश्चन में परचेज करे हैं, उनको मैंने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद उन सबको अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि ये जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है ये सबसे बेस्ट है। इसके अंदर चाहे न्यूमेरिकल्स की क्वालिटी हो, चाहे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। बाकी देखो यार आपकी मर्जी, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर वहां से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर 100 रुपए आपके बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। क्लियर एवरीवन? इसके बाद अगली चीज है लैक ऑफ रिवीजन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी आपकी केमिकल इक्वेशन होती है, ये आपको ना बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को ना बस ऐसे पढ़ लेंगे और उनको लगेगा कि यार मेरे को ना समझ आ गया, पेपर के अंदर जब जाएंगे भूल जाएंगे। जितने भी आपकी केमिकल इक्वेशन है ना, प्लीज उसको बार बार रिवाइज करो। अगर बार बार रिवाइज नहीं करोगे ना भूल जाओगे। और साथ में जितनी भी आपकी केमिकल इक्वेशन होती है उसकी जो स्टेट है, कि अगर मान लो कोई केमिकल आपने लिया, ठीक है, जैसे आपने NaCl ले लिया, ठीक है, ये आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है या फिर आपने ये एक्वस फॉर्म में लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो ये चीजें कब याद होगी, जब आप बार बार रिवाइज करोगे। और रिवीजन कैसे करोगे, इक्वेशन को बार बार लिख के याद करो। क्लियर एवरीवन? अब बात करते हैं क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्लीज यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
अपने ना टीचर्स के साथ शेयर मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले चैप्टर पे, जो कि आपका रियल नंबर वाला चैप्टर है। आप देख सकते हो इस चैप्टर में जो आपका √2 या फिर √3 या फिर √5 को इरेशनल प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। क्लियर एवरीवन? चाहे तुम्हारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर वाला ये जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी पक्का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो ये अच्छे से कर लेना। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर। इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। देखो, या तो आप ना इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है ना तो आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर मैं एक काम करूंगा, अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे ना कि भैया ये पूरी पीडीएफ हमें प्रोवाइड कर दो, अगर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आएगी तो मैं आपको ना ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तुम्हें सिंपल क्या करना है, कमेंट करके बता देना कि यस भैया हमें ये पीडीएफ चाहिए। अगर ज्यादा बच्चे बोलेंगे ना कि भैया पीडीएफ दे दो, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका ये वाला क्वेश्चन हो, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होता है, सिंपल आप ना एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, ये आपकी ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका पांचवा चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर के आपको ये वाले टॉपिक करने हैं। इसके बाद आपका छठा चैप्टर आता है ट्रायंगल वाला चैप्टर। ट्रायंगल वाले चैप्टर में चाहे आपकी बीपीटी थ्योरम हो या फिर आपका चाहिए वाला क्वेश्चन हो, ये भी आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम देख सकते हो। इसके बाद अब बात करते हैं क्लास 9 के मैथ वाले चैप्टर की। इसमें देखो, जो आपका नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है उसके आपको ये टॉपिक करने हैं। रैशनलाइजेशन आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके रैशनलाइजेशन वाले टॉपिक से पक्का आएगा ही आएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, ये जो 10th वाले बच्चे हैं ना, प्लीज अपने जूनियर्स को जरूर बताना, क्या तुम्हारे 9th क्लास में, जब तुम पिछले साल 9th क्लास में थे, तो क्या तुम्हारा पेपर के अंदर रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन आया था? यस, बिल्कुल आया होगा। तो प्लीज अपने जूनियर्स को जरूर बताओ। क्लियर एवरीवन? अगला चैप्टर आता है आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर हो गया, चाहे आपका लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर हो गया। यहाँ पे ना चैप्टर का नाम गलत लिखा हुआ है, इस चैप्टर का नाम यूक्लिड ज्योमेट्री आएगा, यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री वाले चैप्टर के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर के ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5, एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल कमेंट कर देना। अगर ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे ना, तो ये मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे ना मैथ के अंदर ये गलती करते ही करते हैं। पहली गलती क्या है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज एवरीथिंग। अगर तुम मैथ के अंदर, मैं तुम्हें ये नहीं बोलता कि मैथ में यार तुम्हें ना आर डी शर्मा भी सोल्व करो, आर एस अग्रवाल भी सोल्व करो, तुम ये बुक भी सोल्व करो, तुम्हें ना 10 किताबें सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें ना मैथ में 2 चीजें करनी है। अगर तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो और तुम्हें ना पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बस। अगर तुमने मैथ में इतना कर लिया, मोर देन इनफ है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां पे? इसके लिए ना मैं आपको एक ऐसी बुक रेकमेंड करता हूं जो मैंने अपनी 10th क्लास में खुद पढ़ी थी, दैट इज ओसवाल क्वेश्चन बैंक। ये मैथ का क्वेश्चन बैंक है। इसी तरीके से मैंने आपको साइंस का भी रेकमेंड करा था। इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक लिटरली आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। देखो यार, आपकी मर्जी, आप इन दोनों क्वेश्चन बैंक को जहां से परचेज करना चाहो वहां से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन दोनों क्वेश्चन बैंक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट की लोगे तो आपके ना 200 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप उस सवाल के क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? दूसरी चीज जो कि बहुत सारे बच्चे गलती करते ही करते हैं, दैट इज डोंट वॉच सॉल्यूशंस फर्स्ट। बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, मान लो इस बुक में से ना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, आंसर है ना यहीं पे देखने लग जाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, अच्छा ये स्टेप हो गया, ये फॉर्मूला लग गया। उनको लगेगा उनको क्वेश्चन आता है। जब तक आप खुद अपने हाथों से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ऐसे नहीं करना कि पहले आपने सॉल्यूशन देख लिया उसके बाद सोल्व करने जा रहे हो। सिर्फ देखो यार, मैथ समझो, पहले एक चीज समझो, मैथ आपका ना एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, वो एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है।
जब तक आप खुद मैथ के क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं करोगे, दुनिया में ना कोई भी टीचर आ जाए, भगवान भी आके तुम्हें पढ़ा देंगे ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैथ के अंदर क्वेश्चन खुद सोल्व करना शुरू कर दो। क्लियर एवरीवन? अगली चीज है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करेंगे। देखो हमेशा ना जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, समझ रहे हो? मतलब जल्दी करो लेकिन जल्दबाजी मत करो। कहीं पता चले जल्दबाजी के चक्कर में ना तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, पूरा क्वेश्चन तुम्हारा सही है, सब कुछ तुम्हें आता है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से तुम्हारे नंबर कट गए। किसका नुकसान है? मेरा नुकसान है? नहीं, तुम्हारा नुकसान है। समझ रहे हो? तो आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो कैलकुलेशन मिस्टेक जितनी कम हो ना उतना बेटर होता है। क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। तो क्लास 10th के एसएसटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपका सबसे पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर। इस चैप्टर में जो आपका नेपोलियनिक सिविल कोड 1804 वाला जो टॉपिक है भाई साहब, हाईली इंपॉर्टेंट। ये जितने टॉपिक लिखे हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं भाई साहब। ये जो रोलेट एक्ट है या फिर चाहे तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये दोनों के दोनों आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क कर लो। क्लियर एवरीवन? इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो पावर शेयरिंग में आपको ये वाले टॉपिक करने हैं, फेडरलिज्म में आप ये वाले टॉपिक करोगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी में आपका पहला चैप्टर आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर के ये टॉपिक करने हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर के ये टॉपिक करने हैं। इसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स वाली बुक आती है। तो इकोनॉमिक्स वाली बुक में जो पहला चैप्टर डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उसके ये दो टॉपिक करने हैं। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। ये चैप्टर आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपके हाईली इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं इन सभी टॉपिक में से आपके 2 क्वेश्चन पक्का पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद अब बात करते हैं क्लास 9th के एसएसटी की। तो एसएसटी के अंदर हिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके सिलेबस का। इस चैप्टर में आपका 4 से 5 नंबर का फाइनल पेपर के अंदर क्वेश्चन पक्का पूछे जाते ही जाते हैं। और वैसे हमने ना ऑलरेडी इस चैप्टर का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ऑलरेडी एनिमेटेड लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप उस एनिमेटेड लेक्चर को देख लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चैप्टर में तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ वो 10 मिनट की वीडियो है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 1-1 घंटे के वन शॉट देखो। अगर तुमने इस चैप्टर का हमारा 10 मिनट का एनिमेटेड लेक्चर देख लिया ना, सिर्फ उसको देखने से तुम्हें ना पूरा चैप्टर बिल्कुल फिंगर टिप्स पे तुम्हें याद हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, यूट्यूब पे लिखना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एनिमेटेड लेक्चर गौरव सुथार, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। गौरव सुथार, आपको सिंपल है ना यूट्यूब पे ये सर्च करना है और आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो एनिमेटेड लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के भी आपको ये टॉपिक करने हैं। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इस चैप्टर के ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में आपके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके अंदर तुम्हारा परमानेंट जुडिशरी हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किस किस के पास कितनी पावर होती है, ये सारे के सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया साइज, लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के आपको ये टॉपिक करने हैं। और ड्रेनेज वाला, अरे भाई हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर ना आपको लिटरली फ्री के नंबर देता है क्योंकि ये चैप्टर काफी ईजी है, काफी इजी है, ठीक है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर इस चैप्टर का एक वन शॉट भी देख लोगे ना, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इस चैप्टर के ये टॉपिक कर लेना। पीपल एज रिसोर्स के भी ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको ना एसएसटी के अंदर 3 चीजें बताता हूं, तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली है लर्न आंसर पॉइंट वाइज। बहुत सारे बच्चे, देखो यार एसएसटी के अंदर जितने भी आपके आंसर होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पैराग्राफ में याद करेंगे। पैराग्राफ में याद मत करो। एसएसटी के जितने भी आंसर तुम फाइनल पेपर में लिख के आओगे ना, वो आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। अगर तुम्हारा मान लो एसएसटी के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं। 4 पॉइंट लिख दोगे ना, मोर देन इनफ है। तुम्हें है ना 4 पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरीके से ना तुम इतना बड़ा पैराग्राफ लिखोगे ना, तुम्हारे नंबर कटने के ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखो जो तुम्हारा एग्जामिनर है, जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा, क्या उसके पास इतना टाइम होगा कि वो तुम्हारे पैराग्राफ को पढ़े? नहीं। अगर तुम आंसर को पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका जो इंप्रेशन है ना एग्जामिनर के ऊपर अच्छा जाता है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो आप आंसर को याद ही पॉइंट वाइज करो ताकि पेपर के अंदर उस आंसर को आप पॉइंट वाइज लिख सको। क्लियर एवरीवन? अगली चीज है वॉच स्टोरी लेक्चर्स फर्स्ट। यस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर आपको नहीं बोलेंगे कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो एसएसटी के अंदर। अगर तुम डायरेक्ट एसएसटी के अंदर एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हें एनसीईआरटी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तुम मतलब जितना बिना पढ़े कंफ्यूज थे ना, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि एसएसटी के अंदर जब भी पढ़ने बैठो तो पहले आप जितने भी आपके स्टोरी वाले एनिमेटेड लेक्चर है वो देखो। वैसे ऑलरेडी हमने इस चैनल के ऊपर एनिमेटेड लेक्चर की जो सीरीज है वो चालू कर दी है, लेकिन आप मेरे को ना कमेंट करके बता देना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर का एनिमेटेड लेक्चर चाहिए। देखो ऑब्वियसली बात है, अपलोड तो हम सारे करेंगे, लेकिन जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना, पहले मैं आपको उस चैप्टर का जो एनिमेटेड लेक्चर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो एनिमेटेड लेक्चर देखो यार, उससे चैप्टर समझ में आएगा। उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इजी लगेगी। लेकिन अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो एसएसटी की जो एनसीईआरटी ना उसके अंदर ऐसे मुश्किल मुश्किल वर्ड डाल रखे हैं कि समझ ही नहीं आता भाई कुछ। ठीक है, तो पहले आप स्टोरी वाला लेक्चर देखो ताकि पूरे चैप्टर की जो आउटलाइन है, पूरे चैप्टर की जो स्टोरी है वो आपके दिमाग में हो। उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? और आखिरी पॉइंट, रिवाइज फ्रॉम नोट्स। यस, देखो मेरे पास है ना ओसवाल की एसएसटी का भी क्वेश्चन बैंक रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ साइंस और मैथ में रेकमेंड करता हूं। लेकिन एसएसटी में तुम्हें कोई भी रेफरेंस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम एसएसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के जितने भी आपके क्वेश्चन है इतने भी कर लोगे, मोर देन इनफ है, पहली चीज। और रिवीजन कभी भी एनसीईआरटी की बुक में से मत करना। जितनी भी एसएसटी की रिवीजन करोगे ना वो आपको नोट्स में से करनी है। भैया अब ये नोट्स हमें कहां मिलेंगे? सिंपल, आपको ना यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है गौरव सुथार एसएसटी नोट्स। अगर आप YouTube पे ये सर्च करोगे ना तो आपको मेरे बनाए हुए एसएसटी के ऐसे नोट्स मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लोग है ना तुमसे पैसे लेके भी तुम्हें ऐसे नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते जैसे नोट्स मैंने अपने खुद के पैसे लगा के आपके लिए बनाए। और ये सारे के सारे जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी कि अगर तुम इन नोट से रिवीजन करोगे ना तो एक तरीके से तुम्हारी जो पूरी एनसीईआरटी है वो तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और इसी टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।